नमस्कार, मेरे से सरनी और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का, जो हम लोग एक चैप्टर ले रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, सत्ता की साझेदारी। तो हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने लगभग 5 जो वीडियो है बना लिया है और ये एक छठा जो वीडियो है मैं आज लूंगा। तो हम लोगों ने जो पिछला जो कुछ वीडियो में था, तो पहला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया, फिर हम लोगों ने लिया कि जो जातीय भिन्नताएं हैं, पहला श्रीलंका में कैसा था, फिर बेल्जियम में कैसा था, फिर हम लोगों ने सत्ता के बंटवारे के बारे में देखा था। तो पहले हम लोगों ने श्रीलंका में हम लोगों ने देखा बहुसंख्यकवाद के कारण सत्ता में किस तरह का बंटवारा हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और उस बंटवारे के कारण किस तरह की एक समाज की स्थिति पैदा हुई उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने बेल्जियम की कहानी के बारे में देखा कि बेल्जियम में बहुसंख्यकवाद के लोग और जो अल्पसंख्यकवाद के लोग हैं, दोनों ने क्या किया, अपने सत्ता में एक साझा भूमिका निभाया और सूझबूझ के साथ एक नया, मैं बोल सकता हूं, सरकार बनाया। और उस सरकार, वो जो सरकार, वो सबसे ज्यादा सफल सरकारों में से क्या रही थी, एक रही थी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये चैप्टर क्या है, सत्ता की साझेदारी। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों जरूरी है। क्या मैंने क्वेश्चन बोला कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने जो दो स्थिति देखी, या तो बेल्जियम के बारे में आपने स्थिति देखा या आपने जो श्रीलंका के बारे में स्थिति देखा, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सत्ता में किसी को बंटवारा देते हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में सत्ता में बंटवारा नहीं मिला, बहुसंख्यकवादियों ने सत्ता को जीता चुनाव प्रक्रिया के दौरान, और वो लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लोग क्या करने लगे कि अपना जो पक्ष है उसको मान्यता देने के लिए बहुत सारा कानून बनाया, 1956 का कानून बनाया। और उसके लिए क्या हो गया कि पूरे के गृह युद्ध का एक प्रभाव बना और उसमें बहुत सारा का प्रॉब्लम हुआ, जो मैंने एक स्पेशल वीडियो लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो वाला स्थिति हम लोगों ने देखा। और एक दूसरा हम लोगों ने स्थिति देखा कि बेल्जियम में जब बहुसंख्यकों का सरकार आया, तो वो लोग, उनके ये जो सामाजिक भिन्नताएं थी, चाहे डच भाषा बोलने वाले लोगों का बात कर लो, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का बात कर लो, या जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का बात कर लो, तो ये जो जातीय भिन्नताएं थी उसको उनके सरकार ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। और उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ सभी के लिए क्या किया, बराबर कानून लागू किया, सबको प्रायिकता दिया, हम लोगों ने देखा। तो उससे क्या क्या फायदा मिला कि पहला जो गृह युद्ध जो हुआ श्रीलंका में, बहुसंख्यकों के अपने आप को विकास कराने के चक्कर में, अपना अस्तित्व रखने के चक्कर में, तो वहां वो चीज देखने को नहीं मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में किसी को साझेदारी दे देते हैं, तो वो वाला जो घटना श्रीलंका में एक्स्ट्रा देखने को मिला गृह युद्ध के रूप में, ये आपको यहां पे देखने को नहीं मिला बेल्जियम में। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे मैं बोल सकता हूं कि एक समाज में एक बहुत बड़ा जो जनसंहार की प्रक्रिया हो सकती है, आप उसको रोक सकती हो। ये मोटा मोटी पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो भी कुछ है मैं क्या बात इस टॉपिक पे बात करूंगा। और कहा गया है ना कि रक्त बहा के श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज है, हमें हार तो कते स्वीकार नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग दो पक्ष में देखेंगे। कितने पक्ष में देखेंगे? दो पक्ष में। तो पहला जो पक्ष रहेगा वो हम लोग समाज के हिसाब से देखेंगे कि समाज के लिए जो ये सत्ता की साझेदारी है, या समाज में जो अलग अलग वर्गों के जो लोग रहते हैं उनके लिए सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला। और दूसरा पक्ष देखेंगे कि लोकतंत्र जो व्यवस्था चल रहा है, उस लोकतंत्र व्यवस्था के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दो पक्ष के हिसाब से देखेंगे और अपने बातों को रखने का काम करेंगे। मैंने क्या बोला कि हमारा काम है कि आज हम लोग ये सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है या जरूरी क्यों है, इसको हम लोग दो पक्ष से देखने का काम करेंगे। पहला जो पक्ष होगा वो समाज के हैसियत से, कि समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में किस तरह से सत्ता का बंटवारा अगर होगा तो क्या क्या जो है फायदा वो होगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों के बीच में अगर सत्ता का बंटवारा होगा तो उससे क्या क्या फायदा होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
साथ में हम लोग देखेंगे कि जो लोकतंत्र व्यवस्था हमारे भारत में है या किसी भी देश में, आज तो प्राय सभी देश क्या है, लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें अगर सत्ता की साझेदारी है तो उससे क्या क्या फायदा है, क्योंकि जब जरूरी बोला है तो हम लोग उसमें फायदा और हानि दोनों को देखेंगे कि अगर हम लोग नहीं करते तो क्या हानि होता, और आज हम लोग कर लिए हैं तो उससे हमको क्या फायदा है। इन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं सामाजिक पक्ष के बारे में कि अगर हम लोग सत्ता में साझेदारी दे देते हैं तो इससे क्या होता। तो अगर सामाजिक पक्ष से बात करें, ये भिन्नताओं के पक्ष से बात करें तो ये बहुत अच्छा है। ये क्या है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्यों ठीक है, इसके कारण के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो पूरा समाज है, ये पूरा समाज विभिन्न समूहों के बीच में है, यानी कि इसमें अलग अलग तरह के समूहों के लोग रहते हैं। तो अगर हम लोग सबको सत्ता में बराबर का हिस्सा दे देते हैं, जैसे कि बेल्जियम में डच भाषा वाले लोगों ने फ्रेंच को केंद्र में हिस्सा दिया। जब उन्होंने केंद्र में हिस्सा दिया उनको, तो जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल थी, तो ब्रुसेल में क्या हुआ कि जो फ्रेंच भाषी लोग, उन्होंने डच भाषा को वहां पे अपना शासन चलाने का अधिकार दिया। हम लोगों ने दोनों स्थिति देखा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, समाज में अगर सत्ता का बंटवारा कर देते हैं अलग अलग धर्मों के बीच से, तो उससे क्या होता है कि पहला समझिएगा कि इससे विभिन्न समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है, कि दोनों समूहों के बीच में जो लड़ाई का अंदेशा है वो कम हो जाता है। और ये घटना जो है आपको श्रीलंका से आपको पता होगा कि जब श्रीलंका में क्या हुआ था कि बहुसंख्यकवाद ने जब सत्ता में बंटवारा नहीं दिया, तो फिर वहां पे हम लोग को तो देखने को मिला कि जो तमिल भाषी जो लोग होते हैं वो लोग सिंहली भाषियों के साथ क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ कि उनके बीच में बहुत ज्यादा टकराव देखने को मिला। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, कि अगर हम लोग जितने भी विभिन्न जो सामुदायिक समूह है, अगर हम उसको क्या करते हैं कि सत्ता में बंटवारा देते हैं, तो पहला नंबर पॉइंट हमारे पास क्या फायदा होता है कि जो टकराव होता उन दोनों समूहों के बीच में, या जितने भी समूह है उनके बीच में जो टकराव होता, वो टकराव क्या हो जाता, कम हो जाता। टकराव क्या हो जाता, कम हो जाता। पहला बात मेरे रसगुल्लो। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो समझिएगा कि ये जो टकराव होता है, कि ये टकराव समझिएगा, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में क्या होता है कि अपने आप को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाया, उससे टकराव पैदा हो गया। तो अगर टकराव होता मेरे दोस्तों, अगर टकराव होता मेरे रसगुल्लो, तो वो टकराव आगे जाकर क्या करता है, एक हिंसक रूप ले लेता है। और हम लोगों ने देखा था कि जब श्रीलंका में जब तमिल भाषा के लोग और सिंहली भाषा के बीच में जब लड़ाई होना शुरू हुआ, दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया, तो वो बाद में जाके गृहयुद्ध की स्थिति ले ली थी। क्या, एक गृहयुद्ध की स्थिति ले ली थी। और हम लोगों ने उसमें यह भी बात किया था कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, लोगों का धंधा चौपट हो गया, लोगों के क्या हो गए कि लोगों को शरणार्थी बनने की स्थिति यहां तक आ गई थी कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश तक पलायन कर गए थे। तो अगर ये सामूहिक टकराव बढ़ता तो वो क्या होता, वो आगे जाकर क्या होता है कि हिंसक रूप ले लेता। और मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी क्षेत्र में ये अगर दो समाज, एक अल्पसंख्यक बहुल के और एक क्या होता है कम संख्या वाले जिसकी संख्या, उनके साथ में जब भी टकराव होता है, तो इससे जो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो क्या होता है कि जो राजनीति है उसकी अस्थिरता बढ़ जाती है। क्या होती है, राजनीति की अस्थिरता बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी समूह को समाज में अगर हम लोग क्या देते हैं, सत्ता में साझेदारी देते हैं कि आप भी और हम भी मिलकर सत्ता को चलाएंगे, तो पहला तो टकराव कम हो जाएगा। टकराव कम अगर हुआ तो उससे क्या फायदा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, वो राजनीतिक अस्थिरता हमको देखने को नहीं मिलेगा। बात क्लियर। ये हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट का बात करें मेरे रसगुल्लो, तो आप समझिएगा कि सत्ता में अगर हम किसी को हिस्सा दे देते हैं तो ये क्या होता है, ये राजनीतिक व्यवस्था के जो अस्थायित्व है उसके लिए बहुत अच्छा है। क्या है, अस्थायित्व के लिए बहुत अच्छा है। कारण समझिएगा कि आप थोड़ा समझ लीजिएगा मैं जो बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना शासन व्यवस्था चला रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक बहुल के जो लोग हैं उनको ये लोग देख तक नहीं रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कभी ना कभी वो स्थिति आएगा कि वो जो बंदा है जिसको आप देख नहीं रहे हो, वो तख्ता पलट कर देगा और वो आगे जाके फिर जो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अपने लागू किया है ना, वो कहीं ना कहीं फिर से राजतंत्र व्यवस्था में बदल जाएगा।
जिसे अगर जिस आप अल्पसंख्यक समुदाय को देख नहीं रहे हो, वही लोग ना जाके बाद में आपसे लड़ाई करना शुरू कर देगा। आप लोग झारखंड से हो तो झारखंड से आपने लालखंडिया का नाम जरूर सुना होगा कि लालखंडिया क्या होता है। आतंकवाद का नाम सुना होगा। तो आतंकवाद एक दिन में नहीं बनता है। आतंकवाद बनने का कारण यही है कि जाहिर सी बात है कि उनको जो भी कुछ चाहिए वो अब सरकार के थ्रू से उनको नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलने के कारण ही लोग आतंकवाद की जो स्थिति है ना उसमें, उस माहौल में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जब आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो वो आपसे लड़ के लेगा। और याद रखिएगा, अगर कोई आपके विरोधी है ना, आपने सरकार चलाया और वो सरकार के विरोधी है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक आतंकवादी कहलाता है। आपने सुना होगा ना कि आतंकवाद कभी आम पब्लिक को नहीं मारता। आपने झारखंड एरिया में लालखंडिया जो एरिया होता है उसमें कभी सुने हो कि आम आदमी को गोली चलाए? कभी नहीं। इनकी जो लड़ाई होती है ना वो सरकार से होती है। क्या होती है इनकी लड़ाई? किससे होती है? सरकार से होती है। तो छोड़िए इस सब पे बात में नहीं जाता हूं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर आप लोग किसी समुदाय के लोगों को अगर दरकिनार कर देते हो तो वो अपने आपके अस्तित्व को बचाने के लिए आपसे झपटेंगे, आपसे क्या करेंगे? लड़ पड़ेंगे। और यही जो स्थिति आएगा, इससे क्या होगा? एक सामूहिक संघर्ष की भावना पैदा होगी। और कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक अस्तित्व होना चाहिए, राजनीति का यानी कि देश को चलाने वाले लोगों की जो अस्तित्व होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। तो पहले हम लोगों ने देखा कि अंदेशा कम होगा, टकराव का अंदेशा कम होगा। ये टकराव कम होगा तो उससे जो ये अक्सर जो हिंसा का रूप देखते हैं और ये जो राजनीतिक अस्थिरता का रूप देखते हैं वो कहीं ना कहीं कम होगा। और बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में किसी को हिस्सेदारी दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है? स्टेबल होता है या बचा हुआ रहता है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा चौथा नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो बात को समझिएगा कि हम लोगों ने यहां तो सारा बात देखा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि समाज में अगर लोगों को क्या देते हैं कि हिस्सा देते हैं कि आप भी हमारे साथ क्या करो, आपकी सरकार को चलाओ, तो ये सारे घटनाएं होती हैं। लेकिन एक दो बच्चे जो पीछे का क्लास नहीं देख के अभी का क्लास देख रहे होंगे वो बोलेगा कि सर ऐसा कर देते हैं ना कि जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनके पास सत्ता है, अगर वही लोग सरकार चलाएगा तो क्या होगा? तो अगर आपने बाबू कि अगर आपने बेल्जियम का और श्रीलंका का घटना नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लेना। तो समझिएगा, अगर बहुसंख्यक समुदाय अगर सरकार चला रहा है और अगर वो दोनों को देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका में हुआ कि बहुसंख्यक समुदाय सरकार तो चला रही है लेकिन वो लोग अपने आप को विकास करने के लिए कि अगले बार हम लोग फिर राजनीति में आएंगे, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और अपने लोगों को आगे करने का काम करते हैं। तो अगर बहुसंख्यक समुदाय की जो इच्छा है, अगर उस इच्छा को अगर बाकी जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है अगर उस पर थोपना शुरू किया जाए तो यह उस समय के लिए तो अच्छा होगा, यह तात्कालिक रूप से तो अच्छा होगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि लंबा टाइम के लिए यह चलने वाला नहीं है और यह कहीं ना कहीं जाके क्या होगा कि बाद में ये एक विद्रोह का रूप ले लेगा। जैसे हम लोग क्लास 10 में लुई सोल्वा का घटना के बारे में पढ़ा था कि लुई सोल्वा अपने आप को राजनीति में रखने के लिए कि हम राजा घर के हैं, वो अपने बजट से ज्यादा खर्च करता था और उस बजट को रखने के लिए वो लोगों पे टैक्स लगाता था और उसी टैक्स के कारण लुई सोल्वा गद्दी से हट गया ना। उसी टैक्स के कारण लुई सोल्वा क्या हुआ? गद्दी से हट गया। तो अगर बहुसंख्यकवाद के लोग अगर अपने इच्छा को रखने के लिए जैसे लुई सोल्वा ने रखा था, तो अगर आप अपनी इच्छा को स्टेबल रखने के लिए काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि उस समय के लिए, क्योंकि आपको तो कुछ टाइम के लिए तो फायदा देगा लेकिन लंबे टाइम के लिए क्या होगा कि आपको वो चलने नहीं देगा। क्या होगा? वो चलने नहीं देगा। तो अगर बहुसंख्यक समुदाय अपने इच्छा को बाकी समुदाय में थोपता है तो वो तुरंत के लिए तो आपके लिए लाभकारी है, परंतु उससे जो देश की अखंडता है और जो एकता है वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है? खतरा बनता है। और ये जो तत्कालिक जो निदान करने का जो तरीका है ना कि अपनी इच्छाओं को थोप देना, तो वो कहीं ना कहीं जो देश की अखंडता यानी कि एकता है उसको कमजोर करेगा और वो इसके लिए क्या है? घातक बन जा सकता है। तो अब बात रहा कि सर इससे क्या होगा कि अगर कोई चीज देश की अखंडता बन रहा है, अगर कोई देश की अखंडता बन रहा है यानी कि अखंडता को प्रॉब्लम पहुंचा रहा है तो उससे क्या होगा? हम लोगों ने देखा कि बहुसंख्यकवाद के लोग अगर अपनी इच्छाओं को बाकी समुदायों में थोपते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है कि ये अखंडता के लिए घातक है। अखंडता यानी कि एकता के लिए घातक है। तब समझिएगा कि अगर कोई राजा राज तभी कर रहा है जब उसकी प्रजा उसके बातों को मान रहा है।
अगर आपके गुरुजी आपको कुछ टास्क देते हैं और आप उस चीज को नहीं मानते हो तो वो आपके लिए गुरुजी नहीं है। तो राजा तभी एक राजा है जब जनता उसके बातों को माने। तो अगर राजा ही बहुसंख्यकों के पक्ष में हो जाएगा कि बहुसंख्यक जो बोलेगा वही होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो कम जिसकी संख्या वो तो राजा के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये यूनिटी रहा कहां, तो ये जो अखंडता है ना, कि यूनिटी का जो बात, यूनिटी की जो पावर है उस पर खतरा पड़ जाता है। तो इससे क्या होगा, तो समझिएगा कि बहुसंख्यकों का जो आतंक है, या मैं बोल सकता हूं कि बहुसंख्यकों का जो अपने इच्छा को आगे करने का जो आतंक है, ये अल्पसंख्यकों के लिए केवल खतरा नहीं है या परेशानी नहीं है। केवल हम लोग अल्पसंख्यकों का बात नहीं कर सकते हैं कि केवल ये अल्पसंख्यकों के लिए ही खतरा है, अपितु हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बहुसंख्यक बाद की जो अपनी इच्छा को थोपना अल्पसंख्यकों को, ये कभी कभी क्या करता है कि खुद को भी क्या करता है, ये लोग डुबा देता है। क्या करता है, खुद की बर्बादी का भी इनका क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। क्या होता है, खुद की बर्बादी का भी कारण बन जाता है। और एक कहावत है बाबू कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करना चाहिए। और अगर आप सत्ता में रह रहे हो, अगर बहुसंख्यक लोग सत्ता में है और ये पूरा जो समाज ये पानी है, अगर आप सत्ता में है, पानी में है, और ये जो पूरा समाज है वो मगरमच्छों का है, तो आप पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं कर सकते हो, नहीं तो अंत में क्या हर्ष होगा आपको पता ही है। तो हम लोगों ने पूरा देखा कि अगर समाज में सत्ता का बंटवारा होता है तो इससे जो ये गृह युद्ध की जो स्थिति होती है वो टल जाती है। लेकिन कुछ बुड़बक लोग होते हैं, अगर वो फिर भी बहुसंख्यकवाद को लेकर चलते हैं और बहुसंख्यकवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो वो नहीं बोला गया है कि खुद तो जाओगे ही सनम, मेरे को भी ले डूबोगे सनम, वो वाला स्थिति हो जाता है कि खुद तो जाएगा, खुद तो ये बर्बाद होगा, या अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने के चक्कर में क्या होगा, वो खुद भी हो जाएगा बर्बाद, क्योंकि उनकी जो स्थिति है ना वो राजनीतिक अस्थिरता का उत्पन्न कर देता है। राजनीतिक अस्थिरता जब भी हुआ तो सरकार का भंग होना निश्चित ही है। अगर आप लोग नीचे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से समाज के लिए ये जो लोग सत्ता की साझेदारी वो जरूरी था, तो अगर हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र सरकार के लिए कितना जरूरी है, तो चलिए ये जरूरी है, मान लेते हैं कि ठीक है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आप लोग बताओगे क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको बताना जब मैं इसको समझा दूंगा। तो समझिएगा कि एक वाक्य है संविधान में कि ये जो सत्ता की साझेदारी का जो वर्ड है, कि सत्ता की साझेदारी का जो वर्ड है ये एक्चुअली लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है, लोकतंत्र का आत्मा है, यानी कि रूह है। क्या है, रूह है। तो अब बताओ कि अगर आप किसी के रूह को अगर काटोगे, जिसने बोला है कि अगर आप जैसे है ना कि जैसे कि आप उसका आत्मा का बात कर रहे हो कि ये सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, तो अगर आप किसी को सत्ता नहीं दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का जो आत्मा है ना वो फड़फड़ाने लगेगा, यानी कि रूह का परिंदा भी फड़फड़ाए, वो वाला बात हो जाएगा, है ना, वो वाला क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। तो जब किसी को सत्ता की साझेदारी नहीं मिलेगी तो उसका आत्मा क्या होगा, फड़फड़ाने लगेगा। यानी कि आत्मा का तात्पर्य क्या होता है, वो सबसे अंदरूनी पार्ट है, अगर वो नहीं होगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो अगर आप लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी दे रहे हो तभी जाके लोकतंत्र व्यवस्था का अस्तित्व है। इस सेंटेंस का मतलब यही है। मैंने क्या बोला कि लोकतंत्र की आत्मा का बात करें तो आत्मा माने क्या होता है, अस्तित्व। तो अगर आप लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी दे रहे हो तभी जाके लोकतंत्र का अस्तित्व, क्योंकि हम लोगों ने जब पहला वाला वीडियो लिया था मेरे स्कूल, याद करो पहला वाला वीडियो क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता दिया था कि पूरी जो लोकतंत्र व्यवस्था होता है ना उसमें जितने भी काम काज होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन 3 लोगों के पास पूरे सत्ता का काम होता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून को लगाएगा कौन और कानून को देखेगा कौन। तो वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाया था, आप लोग देख लो जाके एक बार यार, जाके देखोगे तब तो समझ में आएगा, है ना, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा, रूह का परिंदा फड़फड़ाए, उसी तरह का घटना हो जाएगा यहाँ पे। तो समझिएगा अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र व्यवस्था का तो लोकतंत्र की आत्मा है भाई, आप समझिएगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समझिएगा। तो जो आप अगर पिछले वाला वीडियो देख लेना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो समझिएगा कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, हमेशा सत्ता का बंटवारा किया जाता है, ये आपको भी पता है और हम लोग जानते हैं। ऐसा मेनली क्या होता है, एक तो केंद्र सरकार होता है और दूसरा क्या होता है, राज्य सरकार होता है। तो हमने देखा ना सत्ता का तो बंटवारा हुआ, तो इसमें सत्ता का बंटवारा होता है
और हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी सरकारें, जो भी लोकतंत्र सरकारें सत्ता का बंटवारा करता है वो सारे सरकारें वैध सरकार होते हैं। और ये वैध सरकार का मतलब क्या होता है भाई? हमारा जो भारत सरकार है वो एक वैध सरकार है। तो वैध सरकार का मतलब क्या? जिसमें पंजीकरण होगा, कुछ नियम उसका होगा और वो नियम के हिसाब से चलेगा। तो समझिएगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि वैध सरकार वही एक सरकार है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़े होंगे, उसी को क्या बोलेंगे? वैध सरकार बोलेंगे। तो आप लोग देखे हो भारत की जो सरकार है, इसमें हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म, हर एक तबके के लोग इसमें शामिल होते हैं और वो शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि वैध सरकार वही है जिसमें अपना जो शासन का जो भागीदारी है उसमें सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? शासन को चलाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन आएगा? वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? और मेरे रसगुल्लो, और ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, मैंने आपको इधर भी करवा दिया। अब थोड़ा नोट में देखते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। पैसा निकालो और लिखना शुरू करो नोट में कि देखिएगा कि हम लोगों ने जो भी स्थिति देखा कि अगर हम लोग बात करें समाज की स्थिति में तो इस तरह का काम होता है। लोकतंत्र व्यवस्था का मतलब ही सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कारण भी मैंने आपको बताया कि अगर आत्मा को हटा देंगे तो रूह फड़फड़ाने लगेगा, यानी कि सामाजिक अस्थिरता का भाव पैदा हो जाएगा। तो अगर आपकी आत्मा है तो आप स्थिर हो, यानी कि जब आप सत्ता की साझेदारी दोगे तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था क्या होगा? वो अस्तित्व में रहेगा और आप फड़फड़ाओगे नहीं। तो नोट में समझिएगा कि समाज के लिए अगर हम लोग बात करें, तो सत्ता का जो बंटवारा है हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ये युक्ति पूर्वक है। क्या है? एक तरह से ये युक्ति पूर्वक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से आपको फिल इन द बैलेंस वाला, क्या फिल इन द बैलेंस यानी कि खाली घर को भरे, वही वाला क्वेश्चन होता है ना आपका, उस टाइप का क्वेश्चन यहां से आता है। तो क्वेश्चन किस तरफ से आएगा कि समाज के लिए सत्ता का बंटवारा डैश या डैश है, जबकि लोकतंत्र व्यवस्था के लिए सत्ता का बंटवारा डैश है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो समझिएगा, अगर समाज के लिए सत्ता का बंटवारा का बात करें तो ये एक युक्ति पूरक है। क्या है? युक्ति पूरक या परक, युक्ति परक है। ये हम लोग बोल सकते हैं साझेदारी बोल सकते हैं कि एक तरह का ये साझेदारी देने का काम करता है। लेकिन जब हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था का बात करें तो उसमें साझेदारी का मतलब होता है नैतिक, किसका होता है? नैतिकता का मतलब होता है। क्या होता है? नैतिकता का। तो यहां से आप एक क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड से, ये भी एक विभिया है, इस पॉइंट को भी नोट कर ले। तो मैंने क्या बोला कि समाज के लिए सत्ता का बंटवारा क्या है? एक युक्तिपूर्वक या क्या है? एक साझेदारी है। अब हम लोग जबकि बात करें लोकतंत्र व्यवस्था के लिए तो सत्ता का जो बंटवारा है वो क्या है? वो नैतिक तर्क कहा जा सकता है। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आप बताइए कि ये युक्ति परक का मतलब क्या होता है और ये नैतिक तर्क का मतलब क्या होता है? सर ये मेरे को बता दीजिए गुरुजी। तो मेरे रसगुल्लो सुनना यहाँ पे मेरे बातों को कि युक्ति परक तर्क का अर्थ होता है कि ये हमेशा लाभकारी होगा। क्या होगा? ये हमेशा लाभकारी होगा, यानी कि जिससे आपको लाभ मिले वो बात ही क्या है? तो वो बात है युक्ति पूरक बात। क्या है? युक्ति परक तर्क, युक्ति परक तर्क है। लेकिन जिस तर्क से आपको महत्व का पता चलेगा, जिस बात से आपको उसके महत्व का बात का पता चलेगा, वो क्या है? तर्क। वो क्या है? नैतिक तर्क। यानी कि बोल सकते हैं कि राजनीति में क्या बोल सकते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में अगर सत्ता की साझेदारी हम लोग देते हैं तो वो एक प्रकार का नैतिक तर्क है, यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था का ये क्या बताता है? महत्व बताता है। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे कि समाज के लिए क्या है? ये युक्ति पूरक है। क्या है? युक्ति परक है, यानी कि ये समाज के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है? लाभकारी है। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन कभी आएगा कि आप बताइए कि लोकतंत्र व्यवस्था के लिए संविधान में, ऐसा बोल सकते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में क्वेश्चन किस तरह का आएगा समझिएगा कि लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे कि ये एक नीतिक बोलेंगे, ये क्या है? एक नैतिक तर्क है। क्या बोल सकते हैं? ये नैतिक तर्क है, जबकि समाज के लिए क्या है? ये युक्ति परक यानी कि लाभकारी तर्क है। बात क्लियर हो गया? इससे समाज में ये लाभ होता है और लोकतंत्र व्यवस्था में ये सारे होता है। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो, तो आप आराम से मेरे रसगुल्लो क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और एक बात जान लेना
कि बोला गया ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन पानी भी आएगा, और तू ध्यान लगा के पढ़, और तू ध्यान लगा के पढ़, वो दिन भी आएगा कि कलम तेरा होगा, क्वेश्चन तेरा होगा, और एग्जाम के कोपड़े में छेद करके तू ही आएगा। मैंने क्या बोला कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन पानी भी आएगा, कलम तेरा होगा, क्वेश्चन तेरा होगा, आंसर भी तेरा होगा, और याद रखना एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके तू एक दिन जरूर आएगा। तो उस दिन का वेट करो मेरे दोस्तों, जिस दिन तुम्हारे घर के पास डीजे बजेगा, तुम इस स्टेट टॉपर करके आओगे, और तेरा पड़ोसी बोलेगा बस कर, डीजे का साउंड थोड़ा कम कर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।